Hello India, welcome to Pathak's Adda. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि इंडिया के जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इसका हेल्प मिलेगा। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि पर डे 100 क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस किया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम आने से पहले सारे क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कैंपर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैंपर इज कॉल्ड। तो इसमें क्या कहता है कि कोई भी सॉलिड कैंपर है, ठीक है, कैंपर किसको बोलते हैं, कपूर को बोलते हैं, और उसको किस कैंपर में कन्वर्ट करना है, तो गैसियस कैंपर में, ठीक है। सॉलिड का गैसियस कैंपर्स में जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है या सॉलिड सब्सटेंस है, क्या होता है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है और बिना लिक्विड फेज को पास किए हुए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कपूर को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेज में, देन उसको कूल करेंगे तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा बिना लिक्विड फेज को पास किए हुए। तो ये समझ गए। और इसमें क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में होता है, जिसका हिंदी होता है वाष्पीकरण, और इसमें क्या होता है कि वाटर जो लिक्विड फेज में होता है वो गैसियस वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन का फैक्टर बहुत सारा हो सकता है, जिसमें टेम्परेचर को कंसीडर किया जा सकता है, विंड को कंसीडर किया जा सकता है, फिर ह्यूमिडिटी के कारण भी इवेपोरेशन होता है, फिर सरफेस एरिया के कारण भी इवेपोरेशन होता है। देन आपको आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस जो कि चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड फेज में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग फेज बोल सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। देन फ्रीजिंग क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉरी। विच मेटल इज़ यूज्ड एज सेमी कंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में किस धातु का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है कॉपर, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जर्मेनियम राइट आंसर होगा। जर्मेनियम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो है जीई होता है, और इसका एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। और ये एक्चुअली में क्या होता है कि सेमी कंडक्टर जो है वो बेसिकली ज़्यादातर बना होता है सिलिकॉन का, और कुछ जर्मेनियम से भी बना होता है। फिर जर्मेनियम के साथ, अब जर्मेनियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये मेटल के कैटेगरी में आता है। दैन सिल्वर और कॉपर भी मेटल है। फिर नॉन मेटल में आपको ग्रेफाइट आ जाएगा। और अब सिल्वर की बात आती है, तो सिल्वर को किस चीज़ से, इसका सिंबल क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एजी से। और वहीं पे गोल्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल होता है, ऑरम बोलते हैं उसको, एयू से डिनोट करते हैं। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है सिल्वर का, Z = 47 होता है। वहीं पे गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात आती है, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और ये कार्बन का एक क्रिस्टल है, और इसको क्या किया जाता है, पेंसिल्स के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक गुड कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और ये यूज़फुल होता है किस चीज़ में, इलेक्ट्रोड्स बनाने में, फिर बैटरीज बनाने में, फिर सोलर प्लेट्स बनाने में इन ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन, देन फोटोसिंथेसिस। इसका जो राइट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्सन होता है किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी का नाम से ही क्लियर है कि फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। दैन सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, लाइट के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे आसपास के जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उस पे क्या होता है, CO2 से निकलता है बाहर, फिर साथ में उस पे H2O का वो वाटर उस पर आता है। फिर सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। फूड में क्या आएगा आपको, ग्लूकोज आ सकता है, देन उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 एंड O6। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में है कि कार्बोहाइड्रोलाइसिस क्या है। तो कार्बोहाइड्रोलाइसिस होता है आपको जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है उसके छोटे छोटे शुगर कंपोनेंट में, शुगर मॉलिक्यूल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि सुक्रोज ले लीजिए। सुक्रोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है सेम होता है, क्या होता है, C6H12NO6। फ्रक्टोज जो होता है वो स्वीटेस्ट शुगर माना जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट सोलर एनर्जी। ऑप्शन है हमारे पास मून, ओशन, सन, एयर। अब सोलर एनर्जी मतलब क्या आता है, सौर ऊर्जा मुझे कहाँ से मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है, मुझे सन से मिलता है। तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोटिक सिस्टम। जो जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप, उत्प्रेरक के रूप के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम एक कैटालिस्ट के रूप में काम करता है और ये एक बेसिकली प्रोटीन होता है। और एंजाइम टर्म को दिया गया था कून के द्वारा, ठीक है। इसका स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है, KUHNE। ख्यून पढ़ेंगे या खून पढ़ेंगे ये आप खुद में सोच लो। देन नेक्स्ट इसके जो ऑप्शंस हैं मैं उसको देखता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, चलिए। देन डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए टर्म फिशर के द्वारा दिया गया था। और ये जेनेटिक कोड के कंटेंस जेनेटिक कोड ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का ये जेनेटिक कोड ये रखता है डीएनए, ठीक है। अब अगले इसमें प्रोटीन के बारे में दिया हुआ है। तो प्रोटीन मुल्डर के द्वारा कॉइन किया गया था ये टर्म। और ये एक प्रकार का लार्ज बायोमॉलिक्यूल है और मैक्रोमॉलिक्यूल है। और इसके अंदर क्या होता है, वन और मोर चेन ऑफ एमिनो एसिड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लॉस ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज इन ह्यूमन। निम्नलिखित के नुकसान मानव में मधुमेह के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोजन, हेमोग्लोबिन, हिस्टामिन एंड इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंसुलिन होगा। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि क्या सेक्रीट करता है, सेक्रीटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसी के कारण ही क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है अगर इंसुलिन शरीर के अंदर सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं हो तो। अब ये क्या प्रमोट करता है, ग्लूकोज अपटेक, देन ग्लाइकोजेनेसिस, फिर हो गया लाइपोजेनेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन इन सभी चीज़ों में इसको हेल्प करता है। देन आपको ग्लाइकोजेन आता है। तो ग्लाइकोजेन एक ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है और सर्व एज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करता है किस किस में, तो एक फंजाई में हो गया, देन दूसरा जो आता है आपको एनिमल में हो गया। अब फंजाई की बात आती है तो फंजाई का स्टडी क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो
स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते नहीं, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं हेमोग्लोबिन को चेक कर लूँ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, तो इसका वर्क होता है कि शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उसमें क्या करता है, O2 और CO2 का O2 पहुंचाता है और CO2 बाहर निकालता है। हेमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हाँ फेरम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ही रेड ब्लड सेल का कलर क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट हिस्टामिन, एक हिस्टामिन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बेसोफिल, मास्ट सेल के अंदर बेसोफिल होता है, उसी के अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन विच इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड वाइटल फॉर हेल्थ ऑफ स्किन। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन दो टाइप का होता है, एक होता है आपको फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपको आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वहीं पे वाटर सॉल्युबल में कौन सा विटामिन होता है, बी और सी। एक क्वेश्चन ये हो गया। देन अब आगे बढ़ते हैं कि विटामिन, इसका सबसे पहले मैं राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर जो इसका होगा सी, जितना भी खट्टा मतलब साइट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे वाला चीज़ होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ऑरेंज ले लो, लेमन ले लो, गुआवा ले लो, बनाना ले लो, लीची ले लो, फिर ग्रीन चिली मिर्ची उसमें भी विटामिन सी होता है। फिर मैंगो ले लो, वो भी खट्टा होता है, उसमें भी विटामिन सी होता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसको स्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, और इसकी कमी से होने वाले डिजीज़ को स्कर्वी बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर इसमें और क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फैट सॉल्युबल सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने हो गए, बी और सी। तो सी का डिस्कशन हो गया। अब बी की बात आती है, तो बी बहुत टाइप के होते हैं, लगभग सॉरी सात, हाँ 7 या 8 प्रकार के होते हैं बी वन। बी वन को क्या बोलते हैं, सॉरी मैं अभी बता रहा हूँ। बी वन को बोलेंगे थायमीन। फिर बी टू आता है, बी टू को बोलेंगे राइबोफ्लेविन। देन बी थ्री आता है, उसको नियासिन बोलेंगे। बी5 पेंटोनोइक एसिड बोलेंगे। देन बी6 आता है, पेरिडॉक्सिन हो गया। फिर बी7 को बोलेंगे फॉलिक एसिड। देन बी7 को बायोटीन बोलेंगे। बी9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। देन बी12 जो आता है उसको साइनोकोबालामीन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है विटामिन डी है ऑप्शन में। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है उसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं, और इसके कमी से हड्डी रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं विटामिन डी के कमी से होते हैं। तो सनलाइट के अंदर आप जाओगे, थोड़ा सा सनलाइट लोगे अपने अंदर, तो उससे आपका हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा, और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास डायलिसिस, हेमोलाइसिस, ऑस्मोसिस एंड देन पैरालाइसिस। इसका जो राइट आंसर होगा डायलिसिस। अब देखिए डायलिसिस क्या करता है, फिल्टर करता है और प्यूरिफाई करता है किस चीज़ का, ब्लड का। किस चीज़ के थ्रू, एक मशीन होता है जिसके थ्रू क्या करता है, ब्लड और वाटर यूरिन को फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। और क्या करता है, ये हेल्प करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस चीज़ के अंदर, तो बॉडी के अंदर। जब किडनी काम नहीं करता तो ये डायलिसिस किया जाता है। तो इंग्लिश वाले इसको कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट आता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फिर ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है जो जिसमें कोई भी चीज़ घुलता है, तो उसको H2O सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। पैरालिसिस एक डिजीज़ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय टरबाइन एंड डायनामो विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अब टरबाइन और डायनमो में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होके
किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये डायनमो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन रीडिंग ग्लासेस। ऑप्शन है हमारे पास कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, नॉर्मल, ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इसका जो थिकर मीन्स मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थिकर होता है। वहीं पे इसका जो कॉर्नर वाला पोर्शन होता है थिन होता है, इसका एज जो होता है वो थिन होता है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है, तो ये आपको यूज़फुल होता है कॉन्वेक्स रीडिंग ग्लासेस के लिए। और इसका यूज़ किया जाता है आपको जिसको लॉन्ग साइटनेस होता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। वहीं पे कॉनकेव लेंस जो है इसका मिडिल थिनर होता है, देन कॉर्नर थिक होता है, और ये शॉर्ट साइटनेस में इसका उपयोग किया जाता है जिसको मायोपिया बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब ऑप्शन है हमारे पास लेड, देन मरकरी, देन निकल, देन टिन। इसका जो राइट आंसर होगा मरकरी। अब लेड का जो क्या कहेंगे इसको सिंबल होता है पीवी से इसको डिनोट करते हैं लेड को, और इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और ये किस चीज़ में पाया जाता है, तो थर्मोमीटर में, फिर एमलगम में इसका यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। देन एटॉमिक नंबर जो इसका Hg होता है 80 होता है। वहीं पे आपको निकल जो कि कोबाल्ट, निकल, कॉपर 28 होता है निकल का एटॉमिक नंबर। देन टीन को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ देम इज हार्डेस्ट वन। ऑप्शन है हमारे पास डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज एंड प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एलिमेंट है। और ये एक कार्बन का फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहता है इसके एटम के अंदर, और ये इसमें हाईएस्ट हार्डनेस भी होता है। देन इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपके पास आता है क्वार्ट्ज जो कि एक किसके किसके मिक्सचर से बना होता है, एक सिलिकॉन हो गया, देन ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है क्वार्ट्ज होता है। और ये एक हार्ड और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट आता है प्लेटिनम, जिसका ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका सिंबल Pt है और इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज ड्राई आइस। ऑप्शन है हमारे पास डिहाइड्रेटेड आइस, नेचुरल आइस फॉलिंग ओवर माउंटेन, सॉलिड CO2 एंड सॉलिड कार्बन मोनोक्साइड। इसका राइट आंसर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। और ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग सॉप। ऑप्शन है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, देन मोबिल, केरोसिन एंड कटिंग ऑयल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वेजिटेबल ऑयल का यूज़ साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम साल्ट का भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक हायर फैटी एसिड है होता है, उसका यूज़ किया जाता है साबुन को बनाने में। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि पाल्मेटिक एसिड होता है, पाल्मेटिक एसिड इसको साबुन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देन स्टेरिक एसिड होता है, इसका भी साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है। देन ओलिक एसिड एक होता है, इसका भी यूज साबुन बनाने में किया जाता है। इन सभी का फार्मूला पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका मैं फार्मूला आपको बता दूं। पाल्मेटिक एसिड का जो फार्मूला होता है इसका C15 H31 एंड COOH, ये पाल्मेटिक एसिड है और इसका यूज़ साबुन बनाने में किया जाता है। वहीं पे C17 H35 एंड COOH का यूज़ किया जाता है, ये एस्टेरिक एसिड का फार्मूला है। वहीं पे आपको नेक्स्ट एक ओलिक एसिड को देख लेते हैं। ओलिक एसिड का फार्मूला C17
एंड H33 एंड COOH, ये ओलिक एसिड का फार्मूला। ये सारे के सारे जितने भी एसिड हैं ये हायर फैटी एसिड हैं और इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज इन कुकिंग पर्पस इज प्राइमरली। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन का यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, कुकिंग गैस, कुकिंग पर्पस के लिए। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये नॉर्मली कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है और इसको मार्स गैस बोला जाता है। और साथ में और बताऊंगा कि कुकिंग में इथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, इन सारे गैस का भी यूज़ किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर इन अनेस्थीसिया इज। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला N2O होता है। ये नॉर्मली क्या, ये कलरलेस होता है। कलरलेस गैस होता है क्या? हाँ, ये कलरलेस होता है रूम टेम्परेचर पे और नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब इस पर फ्लेम नहीं निकलता है। और इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है? सर्जरी के टाइम में किया जाता है या कोई भी डेंटिस्ट्री वाला डॉक्टर इसका यूज़ करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द पॉल्यूटेड गैस एमिटेड थ्रू व्हीकल्स इज प्राइमरली। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन गैस। इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है और बहुत ही डेंजरस गैस होता है। और ये हवा से भी ज़्यादा डेंस होता है और ये टॉक्सिक गैस होता है किस किस चीज़ के लिए? एनिमल के लिए हो गया, तो हम लोग भी तो एनिमल हैं, तो ह्यूमन बींग भी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस। ऑप्शन है हमारे पास साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। तो एडिबल सब्सटेंस के प्रिजर्वेशन में सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और सोडियम बेंजोएट के साथ एक और गैस, एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, जिसका फार्मूला क्या होगा कि 2S2O5। इसका भी किस चीज़ के रूप में? एडिबल सब्सटेंस को प्रिजर्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा C6, अबे नहीं सॉरी, सोडियम बेंजोएट का C6H5 एंड COONA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच मेटल इज़ यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। अब ये इसमें ऑप्शन है आयरन, मॉलिब्डेनम, सिल्वर, टंगस्टन। अब इसका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट बनाने में। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 42 होता है और इसको MO से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड। ऑप्शन है हमारे पास 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966, 3 दिसंबर 1985। तो 19 अप्रैल 1975 को ही आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसरो के द्वारा बनाया गया था। और इसको लॉन्च कौन किया गया था? तो सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जो 20 क्वेश्चन का सीरीज़ है पसंद आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कल से 100 क्वेश्चन 12 फरवरी तक पर डे 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लाऊंगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ।